नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर। दिल्ली में आज भाजपा मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और यूपी भाजपा कोर कमेटी के बीच बैठक जारी है। शाम 4 बजे से शुरू हुई इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव वीएल संतोष के अलावा योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हैं। इस बैठक में होली के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के अलावा विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर मंथन के साथ ही जल्द होने वाले विधान परिषद चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण को भाजपा मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में है। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, मैराथन बैठक चल रही है, अभी ये बैठक कितनी और चल सकती है और क्या महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं? देखिए उद्देश्य अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, तो अब उसका विश्लेषण लगभग पूरा कर लिया गया है। खासतौर से जो मंत्री चुनाव हारे गए हैं उनका भी विश्लेषण किया गया कि क्यों मंत्री आखिर चुनाव हार गए हैं और क्या वजह रही है कि इन मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़े, उसका भी विश्लेषण किया गया। अभी अगर बात करें तो जो एमएलसी के उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर के मंथन चल रहा है। और सबसे बड़ी जानकारी दे दें कि आज देर शाम तक जो लोग हैं जिनको एमएलसी का टिकट दिया जाना है उनकी सूची भी आ जा सकती है, क्योंकि 19 तारीख लास्ट डेट है नामांकन की। और अगर बात करें तो बीच में होली भी पड़ रहा है, कार्यालय बंद, तमाम सारे सरकारी बंद रहेंगे, तो लिहाजा नामों की घोषणा जल्द से जल्द हो जाए इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी को लेकर के अगर बात करें तो अभी मंथन चल रहा है कि कौन लोग हैं जिनको उम्मीदवार बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएलसी कैंडिडेट के लिए, तो उनके नामों को लेकर के मंथन चल रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इकाना स्टेडियम अब तय हो चुका है कि इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ होगा। तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में तमाम सारे जो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं वो तो शामिल ही होंगे, प्रधानमंत्री शामिल होंगे, बीजेपी के कई सारे नेता शामिल होंगे, संगठन के लोग शामिल होंगे। इसके अलावा जो सामाजिक क्षेत्रों में अपनी पहचान रखते हैं उनमें से किन किन लोगों को बुलाया जाए जो कि अपने समाज में विशिष्ट कार्यों की वजह से पहचान बनाए हैं और अपने समाज के जरिए तमाम सारे लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़े हैं, तो ऐसे भी लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की तैयारी कर रही है। और जो विशिष्ट पहचान रखते हैं वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के होंगे बल्कि देश भर के जो ऐसे नागरिक हैं जो विशिष्ट पहचान रखते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जो सेवा के जरिए अपने नाम को बढ़ाया है और सेवा के जरिए ही अपना नाम किया है, तो उनको अब शपथ ग्रहण में बुलाने की तैयारी है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा सकता है जिससे कि पूरे देश भर में एक शपथ ग्रहण संदेश जाए। उसके साथ साथ अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग चुनाव हारे हैं उनको अब किस तरीके से आगे पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर या फिर कहां पे किस तरीके से दायित्व देना है, इस बात को लेकर भी मंथन होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल मंथन चल रहा है वो ये मंथन चल रहा है कि एमएलसी के लिए उम्मीदवार किसको बनाया जाए। और इसी को लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार मंथन, मनन, चिंतन चल रहा है। और उम्मीद है कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलसी के जो तमाम सारे उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर देगी, क्योंकि 19 तारीख लास्ट नामांकन की लास्ट डेट है। और उसमें अगर बात करें तो बीच में छुट्टियां भी पड़ रही हैं, होली भी पड़ रहा है, तो लिहाजा यानी कि ये जानकारी जरूर सामने आ रही है कि मेगा इवेंट होगा। अविनाश, और क्या चीजें रहेंगी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन इसी बीच आज चुनाव नतीजों के बाद पहली बार सामने आए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इकाना स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए क्या कहा है, सुनिए। जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। और यूपी चुनाव के दौरान जोर शोर से सांड का मुद्दा उठाने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज असल में सांड से सामना हो गया। अखिलेश यादव आज सीतापुर दौरे पर गए थे। इस दौरान अखिलेश यादव के काफिले के सामने अचानक एक सांड आ गया, जिसकी वजह से सपा अध्यक्ष को अपनी गाड़ियों के काफिले को अचानक रोकना पड़ गया। जबकि बीच सड़क पर आया सांड अपने ही अंदाज में सड़क पर चलता, लेकिन इस दौरान पूरी घटनाओं का अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि एक बार फिर सांड का मुद्दा उठाते हुए लिखा कि सफर में सांड तो मिलेंगे, जो चल सको तो चलो, बड़ा कठिन है यूपी में सफर, जो चल सको तो चलो।
सीतापुर से लौटते वक्त बाराबंकी पहुंचे अखिलेश यादव। चाय की दुकान पर पहुंचे। चाय की चुस्कियों के बीच अखिलेश हल्के फुल्के मूड में नजर आए और वहां मौजूद लोगों से पूछा कि भाजपा वालों ने कहीं पैसे तो नहीं बांटे, एक बार हमें भी जिता दो। तस्वीर देखिए। जाने की नहीं लगता हमें जाने की नहीं लगता हमें विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दी है। अखिलेश यादव बाराबंकी से राजेश कुमार यादव, लखीमपुर खीरी से अनुराग वर्मा, इलाहाबाद से वासुदेव यादव, जौनपुर से मनोज कुमार, बस्ती सिद्धार्थ नगर से संतोष यादव, गोरखपुर महाराजगंज से रजनीश यादव, उन्नाव से सुनील सिंह यादव, रायबरेली से वीरेंद्र शंकर सिंह, आजमगढ़ मऊ से राजेश यादव, मथुरा एटा से उदयवीर सिंह और बहराइच से अमर यादव को एमएलसी उम्मीदवार बना दिया है। तो ये देखिए, सुनील साजन लखनऊ उन्नाव से प्रत्याशी बनाए गए, उदयवीर सिंह मथुरा एटा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये विधान परिषद की जो लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उदयवीर सिंह मथुरा एटा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, सुनील सिंह साजन लखनऊ उन्नाव से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो विधान परिषद के लिए ये लिस्ट जो जारी हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर मौजूदा एमएलसी वासुदेव यादव को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। वासुदेव यादव ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। नामांकन के वक्त पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे। वासुदेव यादव ने इस मौके पर एबीपी गंगा से बातचीत में दावा किया कि जिस तरह हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पोस्टल बैलेट में बढ़त हासिल हुई, उस तरह बैलेट पेपर से चुनाव हो तो चुनाव में कामयाबी मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में इलाहाबाद कौशाम्बी सीट से निवर्तमान एमएलसी वासुदेव यादव को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। वो आज अपना नामांकन कर रहे हैं। वासुदेव जी हमारे साथ हैं, बताइए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं। हम लोग गांव के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, वंचित तबके के लोगों के लिए, लघु उद्यमियों के लिए और हमारे जो छोटे छोटे पत्रकार हैं उनके लिए भी हम उनके हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। और अभी विगत चुनाव में समाजवादी पार्टी को बैलेट पेपर के माध्यम से 304 विधानसभाओं में आशातीत सफलता मिली है और विधान परिषद का जो चुनाव है ये बैलेट पेपर के माध्यम से होने जा रहा है। मैं जनता के बीच जाकर के अपनी पार्टी की नीतियों को बताऊंगा। ये बताइए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं आप? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये चुनाव हमारे जो साथी हैं, गांव-गांव के लोग हैं, हम रखवाली करेंगे, बैठेंगे बूथ पर और बिल्कुल न्यायपूर्वक होगा। ये मतदान बैलेट पेपर से होगा और गोपनीय होता है। मुझको पूरा विश्वास है कि अभी जो जनता हमारी उत्साह से लवरेज हमारे प्रति है, पार्टी के प्रति, हम लोग हारे नहीं हैं। हम लोग कहीं न कहीं से हराए गए हैं, छले गए हैं और इस चुनाव में हमारे मतदाता इसका भरपूर अपना बदला लेंगे। वासुदेव यादव जी दावा कर रहे हैं कि सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन इस चुनाव में जनता के नुमाइंदे वोट करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकारों में जो कामकाज किया उसका फायदा उन्हें मिलेगा और वो जीत जरूर हासिल करेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद अब एमएलसी चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार होने लगी है। भाजपा के प्रचंड जीत के बाद अब यूपी एमएलसी चुनाव के लिए भी सियासी मैदान सजकर तैयार है। इधर वाराणसी से एमएलसी के चुनाव के लिए पूर्व विधायक अन्नपूर्णा सिंह ने नामांकन किया। साथ में अपने पति चर्चित विधायक ब्रजेश सिंह का भी पर्चा दाखिल किया है। ब्रजेश सिंह इस समय जेल में है। माफिया ब्रजेश सिंह और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने एमएलसी चुनाव में जीत का दावा किया है। आज एमएलसी चुनाव के नामांकन का दिन है और आप देखिए अन्नपूर्णा सिंह जी इन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो नामांकन दाखिल कर लिया आपने? अन्नपूर्णा जी, ब्रजेश सिंह जी का भी नामांकन दाखिल? जी जी। तो आपके परिवार से 2 लोगों ने नामांकन दाखिल? हाँ जी। तो चलते चलते बात करते हैं। तो एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जीत को लेकर कितनी आश्वस्त? पूरा आश्वस्त है। जनता हमारे साथ है तो पूरा आश्वस्त है। अगर बात करें तो ये जो सीट है एक लंबे समय से, बल्कि यूँ कहें कि 1998 से आपके परिवार के पास है, तो इस जीत के पीछे की वजह हम जानना चाहेंगे कि किस तरह? जनता की वजह से।
जनता का अपील हमसे हमेशा रही कि आप लड़िए, आपका परिवार साथ में रहे, तो जनता की वजह से आशीर्वाद दिया जनता ने, हमने आगे बढ़ते। एक परिवार से दो लोगों ने नामांकन दाखिल किया, तो कैसे इसको हम कैसे कि मतलब एक दो अगर उनका नामांकन खारिज हो तो आपके साथ एक ही लड़ेंगे, एक ही लड़ेंगे। आपस में सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट पूरा फुल रहेगा, आपस में सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीत के लिए आश्वस्त भी हैं, जनता इनके साथ है और इनका ये विश्वास है कि इस बार भी जीत इन्हीं की होगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और यूपी में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस की रणनीति पर बड़ी जानकारी सामने आई है। 14 जनवरी से यूपी में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, जो 7 मार्च को आखिरी दौर के मतदान के साथ खत्म हुई। इस दौरान यूपी में हिंसा के सिर्फ 33 मामले सामने आए, जो 2017 के मुकाबले बेहद कम थी। पिछले चुनाव के दौरान हिंसा के कुल 97 मामले सामने आए। चुनावी हिंसा पर प्रभावी ढंग से काबू करने के लिए राज्य पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तारीफ हो रही है। यूपी में 403 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में हिंसा की घटनाओं पर सख्त लगाम लगाने में पुलिस कामयाब रही। इतने बड़े राज्य में पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान सिर्फ 33 घटनाएं हुई, जो 2017 के चुनाव के दौरान हुई 97 चुनावी हिंसाओं की घटनाओं की करीब 1/3 है। चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए डीजीपी मुख्यालय में एक स्पेशल इलेक्शन सेल बनाया गया था। ये सेल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की निगरानी में काम कर रहा था। इस सेल ने छोटी घटना की आशंका पर भी तेजी से सख्त कदम उठाए, जिसकी वजह से चुनाव में हिंसा पर नकेल कसी जा सकी। पुलिस ने साफ संदेश दे दिया था कि अगर चुनावी प्रक्रिया की राह में रुकावट डालने की किसी ने भी कोशिश की तो फिर बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस ने हिंसा मुक्त चुनाव के लिए तेजी से अभियान चलाया। इस दौरान 186 हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, तो वहीं 10,277 अवैध हथियार जब्त किए गए। राज्य में हर फेज के मतदान के लिए करीब 2 लाख पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। पूरे चुनाव के दौरान एहतियातन 33 लाख लोगों से बॉन्ड भरवाए गए। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने हर दौर में तूफानी निगरानी की, जिसका असर ये हुआ कि हिंसा की घटनाओं पर नकेल कसने में बड़ी कामयाबी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं बलिया में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 11 नामजद और 50 से 60 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया। इन सभी लोगों पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की गाड़ी रोककर चेक करने और उनके साथ अभद्रता करने का आरोप है। दरअसल मतगणना के एक दिन पहले सपा के कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र मंडी पर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग वो कर रहे थे और उनके काम में बाधा पहुंचा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने अब कार्रवाई कर दी। दिनांक 9 तारीख को मतगणना स्थल मंडी के गेट पर कुछ लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे गाड़ियाँ चेक की जा रही थी और ये अफवाह फैलाई गई कि इन गाड़ियों के माध्यम से मतगणना प्रभावित की जा सकती है और उसमें सरकारी कर्मचारी थे जो आ जा रहे थे। सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता की इन्होंने और इस तरह की रूमर फैलाई, इसलिए उसको देखते हुए करीब FIR कोतवाली में FIR दर्ज हुई, जिसमें 11 नामजद लोग हैं और 50 से 60 लोग अज्ञात हैं। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है, शेष प्रक्रिया प्रचलित है। योगी सरकार के फिर से सत्ता में लौटते ही यूपी में अपराधियों में खौफ दिखने लगा है और खौफ इतना कि खुद हिस्ट्री शीटर अपराधी थाने में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। तस्वीर सहारनपुर से आई है, जहां के चिलकाना थाने में इलाके के अपराधी लाइन लगाकर अपनी हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं, साथ ही फिर से अपराध न करने की कसम भी खा रहे हैं। तस्वीर देखिए आपके सामने। ये जो थानों के हिस्ट्री शीटर होते हैं, बड़े अपराधी होते हैं, इनकी लगातार निगरानी की जाती है और थाना चिलकाना में अभी जब निगरानी शुरू की गई, वार्षिक निगरानी होती है, तो कई HS कम से कम 8 से 10 की संख्या में हिस्ट्री शीटर जो है थाना क्षेत्र के, वो थाने पे आए, स्वयं चल के आए और उन्होंने कहा साहब हमारी निगरानी न की जाए और हम जो है अब कभी भी अपराध जगत में नहीं जाएंगे और हम शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यूपी सरकार प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन का वितरण आगे भी जारी रखने की तैयारी में है और इसके लिए खाद्य विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।
नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। इस योजना का फायदा प्रदेश की जनता को मिला और उसका असर चुनाव में सभी ने भाजपा के पक्ष में देखा। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी, जिसे नवंबर 2021 तक जारी रखना था, लेकिन कोरोना के कारण लोगों की आमदनी पर पड़े प्रभाव को देखते हुए योगी सरकार ने मार्च के अंत तक इस योजना को जारी रखने का ऐलान किया। इसके हिसाब से योजना इसी माह समाप्त हुई, लेकिन अब सरकार इसे फिर आगे विस्तार देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो खाद्य विभाग ने शासन के निर्देश पर ही यह प्रस्ताव तैयार किया है। हमारे साथ में इस समय अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या प्रस्ताव गया है शासन? देखिए, खाद्य तेल और दाल की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और सामान्य जन जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से दिसंबर से मार्च तक के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें NFSA के आच्छादित लाभार्थियों को फ्री 1 किलो नमक, 1 किलो एडिबल ऑयल और 1 किलो चना उपलब्ध कराया गया था। इस योजना का काफ़ी व्यापक असर लोगों के जनजीवन पर पड़ा है और काफ़ी पॉपुलर ये योजना हुई है। वर्तमान में भी इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए ये एडिबल ऑयल्स की जो कीमतें हैं वो उनका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। उसको देखते हुए ये प्रस्तावित है कि ये योजना जो है अगर आगे विस्तारित की जाती है तो उसका लाभ जनजीवन जो जन सामान्य को काफ़ी मिलेगा और मूल्य नियंत्रण में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। देश समेत पूरे प्रदेश भर में 12 से 14 साल तक के बच्चों का कोरोना टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया है। यूपी में 12 से 14 साल के 84,64,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। हालांकि यूपी में 29 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। 82% से अधिक लोगों ने प्रिकॉशन डोज ले ली है। उधर 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों में 1 करोड़ 29 लाख 22 हजार से अधिक यानी कि 92% से अधिक को डोज दिया जा चुका है।